वन का हम लोग सेशन चालू कर रहे हैं, तो जिसके भी जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। सो सबसे पहले है स्नेहलता जी कुमार चेन्नई से, तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, आप पूछ सकते हैं स्नेहलता जी। अच्छा, कल का टॉपिक का आया है मैं किसी का, तो कल का अ, टॉपिक कल का एक बार श्योर नहीं है, हो सकता है हाँ, कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसका हम जो भी अनाउंसमेंट है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इन दी व्हाट्सएप ग्रुप्स। हाँ, तो अभी ग्रुप के पे अपडेट हो लिए जाएगा। टॉपिक तो हमारा फिक्स है, पर कल हमें एक थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है, तो वी आर नॉट श्योर कि वेदर वील बी देयर टुमारो। तो जो भी होगा यू विल गेट द अपडेट ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। यस यस, या जय सो जिनेंद्र। स्नेहलता जी जय जिनेंद्र, मतलब मेडिटेशन हम छत पे कर सकते हैं, हवा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? छत पे आप कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जहाँ तक होता है, क्या होता है जब हवा भी चल रही है ना, तो एक चीज बोले जाती है, जब हवा चल रही है और मान लो आपको हवा छू रही है, तो या तो ठंडी हवा हो सकती है या गर्म हो सकती है, तो मन भटकने का चांस रहता है। तो हमारा फोकस क्या है, हमारी सांस के ऊपर हमें ध्यान देना है, और जो प्रकृति स्वाभाविक तौर पे हो रही है वो देनी है, उसके ऊपर हमारा इंटरनल फोकस है। बाहर से हवा छू गई, ठंडी शीत लहर आ गई, तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, यार अच्छी हवा आई, मन उधर भटक जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जनरली ये बोला जाता है, जितना ज्यादा हो शांत क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, जिसमें ऐसा नहीं कि दम घुट जाए, पर मंद मंद हवा आती रहती हो, क्या आपकी सांस चलते रहे, और उसमें करो तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। पंखा एसी चल सकता है? नहीं, उस पंखे से में भी सेम ही हो गया, पंखे से भी हवा आएगी, एसी से भी हवा आएगी। तो नेचुरल स्वाभाविक प्लेस में जितना आप कर सको उतना ज्यादा लाभकारी होगा, उतना ज्यादा इजी अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये श्वास जो आती है जी, इसको हम मतलब कैसे वेरीफाई करें कि कहाँ तक जा रही है अंदर? कहाँ तक जा रही है उसको वेरीफाई करना ही नहीं है। देखो, वेरीफाई करने का प्रोसेस हो गया तो वैसे ही हमने बोला ना कि हम करने लग जाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, बस उतना दिख रहा है, ठीक है। जब आपको दिख रहा है कि गहरी चले गई तो ठीक है, गहरी चले गई, यहाँ तक ही गई तो यहाँ तक ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ देखने पे है कि नेचुरली स्वाभाविक क्या चल रहा है। मतलब जैसे नॉर्मली जब अपन देखते हैं तो भाई कहाँ तक जा रही है नॉर्मल देखने में, मेडिटेशन के अंदर नहीं, वो कहाँ तक नॉर्मल में मतलब अगर आपको देखना है तो नॉर्मल में ये साइंटिफिक फैक्ट है, हर जन की सांस पूरी पेट तक जाती है और रिसाइकल होके ऊपर आती है। और ये एक मापदंड बताया जाता है कि जिसका पेट सांस लेते वक्त ज्यादा फूलता है वो उतना ज्यादा हेल्दी है, उतना ज्यादा स्वस्थ है। तो अगर आप देखोगे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का आप कभी भी गौर से देखिएगा, वो जब सांस लेते हैं ना उनका पेट पूरा फूल जाता है, उनकी सांस पूरी ठेठ जा रही है नाभि तक, और फिर वापिस से रिसाइकल होके ऊपर आ रही है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हमारी लाइफस्टाइल कम हो जाती है ना, डिग्रेड होने लग जाती है, हमारी सांस पूरे रूप से पेट में नहीं फैलती है। तो अगर आपको देखना है तो आप पेट के ऊपर हाथ लगा लीजिएगा और सांस लेते हो तो देखा करो कि पेट कितना फूल रहा है। अगर कम फूल रहा है तो समझना सांस एकदम नीचे तक नहीं जा रही है, या जितनी मात्रा में जानी चाहिए नहीं जा रही है। तो उससे फिर जैसे महक ने सेशन लिया था, वो खाने का भी दोष हो सकता है, या हमारी लाइफस्टाइल बीमारियों का भी दोष हो सकता है, या हम सीधे नहीं बैठे उसका भी दोष हो सकता है, बाहर की हवा का भी हो सकता है। तो उसमें हमें फोकस करके ध्यान में और आगे बढ़ना चाहिए। बीच बीच में बार बार जब अपनी स्पिन कॉर्ड जो मतलब अगर थोड़ा सा मतलब झुक जाता है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही ध्यान है वापिस से सीधा कर देने का, क्योंकि सब लोगों का होगा नहीं, ये प्रैक्टिस से ही होता है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना सीधा होगा। पर मान लो करते करते झुक गया, या पैर दुख गया, पैर आड़ा टेढ़ा हो गया तो भी चले गया, पर थोड़ी देर के लिए उसको पैर को सीधा करके वापिस से उसको पालकती पालकती मार लीजिए, थोड़ा नीचे झुक के वापिस से सीधे हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट आउट प्लीज। अब हम चलते हैं ओजस्वी के पास। ओजस्वी एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिद्धि भाभी या दीप्ति अगर हो तो वो अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव टू गो। सो अगर पॉसिबल होगा तो आप रिद्धि भाभी या दीप्ति। हाँ, मैं हूँ, आई विल डू इट। हाँ, मेरे यहाँ पे भी एक्सेस है, आई विल ट्राई। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। मेरे को पूछना है कि मतलब आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो वो करुणा भावना है उससे 700-800 तक वो वाइब्रेशंस बढ़ जाती गामा रेज, राइट? और फिर आपने कहा था प्रोसेस के अंदर कि लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें आपको न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, राग द्वेष दोनों नहीं होना चाहिए, राइट? तो करुणा भी तो एक फीलिंग ही है। करुणा एक फीलिंग होती है कि करुणा में वॉलेंट मतलब खुद एक्शन के रूप में करूं,
और एक करुणा जितनी फीलिंग होती है ना, एक बोलते हैं स्वाभाविक फीलिंग, नेचुरल फीलिंग। एक तो देखो दो चीज होती है, एक तो आपको खुश होना पड़ता है, हम दिखाते हैं, और एक होती है खुशी अंदर से आती है। कभी कभार आप देखो ना, बिना कोई रीजन के भी हम खुश हो जाते हैं, स्माइल आ जाती है चेहरे पे। तो वो वैसी नेचुरल करुणा भावना बोल रहे कि जब आप भले न्यूट्रल हो जाओगे ना, ये भावना को क्या बता रखा है कि आत्मा का एक गुण जैसा आप इसको पकड़ सकते हो, कि जब आप राग और द्वेष से हट जाओगे ना, ऑटोमेटिकली करुणा बहती है लोगों के लिए। उसमें मेरे को फोर्स नहीं करना पड़ रहा है कि मैं करुणा की भावना को लेके आऊं। उसमें एक लाइन पीपीटी में लिखी थी, इट बिकम्स योर स्टेट ऑफ माइंड, दे डू नॉट हैव टू इमेजिन, दे डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट कंपैशन, इट हैज बिकम देयर इटर्नल स्टेट ऑफ माइंड। उनने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ब्रेन को इतना कॉन्फ़िगर कर लिया है कि वो हमेशा करुणा में रहता है। हमेशा जो हम बोलते हैं ना, लविंग नेचर होना चाहिए, यूनिवर्सल लेके आ जाओ, सब लोगों के लिए प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ। जैसे वेद में बोला जाता है प्रेम होना चाहिए, एकदम ओतप्रोत होना चाहिए। आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी इन एन एवर फ्लोइंग सिचुएशन। फिर वो पेरिनियल लव होता है, पेरिनियल ग्रेटिट्यूड, हमने बोला था कंपैशन, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये सब चीजें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी, वो नेचुरली आएगी। मतलब वो भावना नहीं है करुणा? भावना तो है, पर ये भावना अभी हमें लानी पड़ती है। यही भावना जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, जब हम धर्म में आगे बढ़ते हैं और हमारी भावनाओं को हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, ये भावना ऑटोमेटिकली निकलती है, फिर हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना कि स्वाभाविक तौर पे, निशु ने बताया था ना कि गुस्सा, क्या आप 24 घंटे गुस्सा रह सकते हो क्या? गुस्सा नहीं रह पाते हो। जो इंसान पूरा गुस्से ले वो भी 24 घंटे गुस्सा नहीं रह सकता है, कभी ना कभी तो उसको शांति आएगी। तो इससे बोला जाता है कि शांति की जो भावना है, दैट इज अ नेचुरल थिंग। क्या इंसान 24 घंटे हिंसा कर सकता है क्या? किसी को मार सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, उसका नेचुरल स्टेट क्या है? हमारी आत्मा बोल लो, कॉन्शियसनेस बोल लो, माइंड बोल लो, व्हाट इज इट्स नेचुरल बिहेवियर? इट्स नेचुरल बिहेवियर इज नॉट टू डू गुस्सा, नॉट टू डू हिंसा। और इसकी रिलेटेड भावना क्या है कि अगर मेरे को गुस्सा नहीं करना है तो मेरे को प्यार करना पड़ेगा, अगर मेरे को हिंसा नहीं करनी है तो सब जीवों को अपना समझना पड़ेगा। दिस इज अ नेचुरल स्टेट, वो ऑटोमेटिकली आई। तो मतलब करुणा मतलब प्यार होता है, दया नहीं? करुणा दया भी नहीं होती है। करुणा एक अलग टाइप की फीलिंग है। तो उसके लिए आप मेरे को प्राइवेटली कर सकते हो। करुणा के ऊपर तो हम लोग ने पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर की है, मेरे और रिद्धि ने ओके। इसका इंटरव्यू लिया है, तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। हमारे यहाँ धर्म में दया को अलग बोलते हैं। शॉर्ट में आंसर दे दूं, दया होता है जब हम बोलते हैं ना कि यार ओजस्वी मेरे को दिखी है, मेरे को इसके ऊपर दया आ रही है क्योंकि ये गरीब है, तो मैं इसको पैसे दे दूं, ठीक है? वो होती है दया। कि गरीब दिखा कोई रास्ते पे, अरे इसको रोटी चाहिए, तो दया खा के मैंने इसको ऊपर रोटी दे दी। दया आप ऐसे ही कर सकते हो। करुणा जो होती है ना, इट इज व्हेन यू फील द पेन ऑफ अदर, जो हम बोलते हैं ना सिंपैथी और एम्पैथी, अगर आपने इंग्लिश में सुना हो। सिंपैथी होती है कि बस सामने वाले की दयनीय स्थिति देखी और दया आ गई, बेचारा। और एम्पैथी होती है व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट पेन, अरे बाप रे ये गरीब है, ओजस्वी दुख में, ओजस्वी जब रो रही है, वो रोना मेरे अंदर भी रोना लेके आ रहा है, आपका दुख मेरे को भी महसूस हो रहा है, उससे बोलते करुणा भावना। इसलिए वो सब वो भूयप भूयसा आता है कि हर जीव मात्र के लिए करुणा निकले। हमारे वर्ड कहता है जीव मात्र के लिए करुणा, कि हर जीव का दर्द मेरे को मेरे दर्द के समान लगने लग जाए, तब वो करुणा भावना बोलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, नेक्स्ट है गैलेक्सी A50। मैं आपको अनम्यूट कर गैलेक्सी रेज हैंड है क्या उनका? मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है। मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसको कितने घंटे के लिए करते हैं? जैसे कि आप पहले तो आपका नाम क्या है? आज पहली बार आपका शक्ल दिखा है, कुछ नए लग रहे हो आप। हमें तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे आते हैं। व्हाट इज योर नेम? चारवी। चारवी। चारवी ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हो, फोकस से सुन रहे हो, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो चारवी जी, फर्स्ट ही जो आपने पूछा कि मेडिटेशन कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, तो हमने मेडिटेशन के सेक्शन में क्या डिस्कस किया था? मेडिटेशन हमें करनी नहीं पड़ती है, मेडिटेशन हो जाती है।
तो मेडिटेशन को करना नहीं है, हमें सिर्फ बैठना है। जो बाकी की चीजें है ना, वो प्रोसेस है जो हमें करना है, और वो प्रोसेस आप जितने टाइम तक कर सको ना उतना अच्छा है। अगर आपको फ्लावर उगाना है गार्डन में, या आपको पेड़ उगाना है, तो आप जितने टाइम तक उसको संभालोगे, जितने इंग्रेडिएंट्स दोगे, उतना जल्दी आ जाएगा, उतना अच्छे से आएगा। तो आपको जितना टाइम इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। मेडिटेशन 10 मिनट्स भी की जाती है, हाफ एन आवर भी की जाती है, 1 आवर भी की जाती है, और लोग पूरे पूरे दिन भी करते हैं। तो आपको बहुत अंदर अंदर अच्छी खुशी चाहिए, अच्छी फीलिंग चाहिए, तो आप ज्यादा टाइम के लिए करना। ठीक है? हाँ, और एक क्वेश्चन है यस। कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारा कभी कभी ध्यान भटक जाता है कि कोई बाहर आया है, दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई हमारा दिक्कत नहीं ध्यान है। नहीं भटके? जब आप स्टार्टिंग में ध्यान करोगे ना, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। जैसे ही भटक जाता है ना, ध्यान को वापिस से बोलने का, अरे भटक क्यों गया, वापिस से आ जा, वो वापिस से आ भी जाएगा। सिंपल सोल्यूशन होता है। आपको मालूम पड़ा, ध्यान करते करते बेल बजी, मेरा माइंड उधर चले गया बेल में, तो माइंड को बोलने का क्यों चले गया, वापिस से यहाँ पे आ जा। अपन वापिस से सांस देखना चालू कर देते हैं। तो माइंड अच्छा है, जैसा आप बोलोगे वो वैसे आ भी जाएगा। वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए चले जाता है, पर आप बुलाओगे ना तो आ भी जाएगा। बहुत अच्छा फ्रेंड है हमारा वो। ठीक है चार्वी? थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहना और रोज सेशन में आना। आपके एक एक दो दो क्वेश्चंस हमें रोज चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है? ओके, बाय। यस, नेक्स्ट। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर अनम्यूट का नहीं हो रहा है तो मैं चैट बॉक्स में देख के भी रिप्लाई कर दूंगा। सॉरी, आज निपुण और मैक की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इश्यूज है। और किसी को चैट में लिखना है तो चैट में भी कर सकते हैं। मेरे को पार्टिसिपेंट्स में भी किसी का रेज हैंड तो नहीं दिखना है। जी, रेणु जी का भी है, एक का है, निकिता जी का। कल पानी का जो पार्ट था वो मिस हो गया मेरा, इफ यू कुड रिपीट। सॉरी निकिता, आई वाज नॉट देयर इन यस्टरडे सेशन। मैं कल के सेशन में नहीं था, तो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस। तो शायद आप ये डाउट कल पूछ लेंगे तो मैक और निपुण आपको आंसर कर देंगे। वेरी सॉरी फॉर दैट। रेणु जी गुंदेजा। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जी। आपने एक्सप्लेनेशन के बीच में कोई एक अंतराय की बात की थी, कोई रुद्रा अंतराय या ऐसा कोई था वर्ड? रुद्रांतर आपने एक ऋणानुबंध, ओके, ऋणानुबंध कर्म। ओके, ये कौन से कहाँ पर आता है, क्या है इसका कुछ आप? नहीं, इसको वैदिक परंपरा में भी बोलते हैं, अक्सर बात सुना है। जैनिज्म में कहाँ आता है वो बता दूंगा, पर कहाँ पे भी आता है हमें तो इंटरप्रिटेशन समझना है ना। देखो रेणु जी, क्या होता है, धर्म में दो चीज होती है, मैं सब लोगों को बोलता हूँ। जब हम धर्म में गहराई में उतर जाते हैं ना, तो हम हर चीज सिर्फ लर्न करने लग जाते हैं। मीनिंग है, इसका रेफरेंस कहाँ है, इसका सोर्स कहाँ है, ये माइंड की ट्रिक होती है, आपको बता रहा हूँ। ये चीजों में भटकने से होगा क्या, कहाँ पे भी कुछ भी लिखा हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है ना, एक्चुअल में उससे मेरे को मतलब है कि ये क्वेश्चन, ये डाउट, ये इंफॉर्मेशन मेरी आत्मा के लिए या मेरे को मोक्ष ले जाने के लिए कितनी उपयोगी और कैसे उपयोगी है। तो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो ऐसा पूछना चाहिए, ये यहाँ लिखा गया था, ये जो भी बोला था मतलब नहीं है, इसका मेरे लाइफ में कैसे बेनिफिट होगा, मैं मोक्ष के एक स्टेप और आगे कैसे जाऊंगा, मैं मेरी कर्मों की निर्जरा कैसे कर पाऊंगा। हमें हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। अब तक जो हमें सिखाया गया है ना, वो ये है, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ो, रटो, उसका मतलब याद करो, ये शास्त्र में ये गाथा थी, ये रेफरेंस थी, फिर वो ही पढ़ के वो ही रिवाइज करते रहोगे, वो रिवाइज करके दूसरे लोगों को बोलते रहोगे, खुद सुनते रहोगे, और उससे क्या हम एक स्टेप आगे जा पा रहे क्या? इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स प्योर इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। वी आर लकी कि गुरुजी की वजह से और घर के एनवायरनमेंट की वजह से ये चीज जल्दी समझ में आ गई। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ लर्निंग, लर्निंग तो चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट क्या करोगे? तो फर्स्ट लर्न दी कॉन्सेप्ट, बट लीव दी कॉन्सेप्ट, स्टार्ट सर्चिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन।
ऋणानुबंध का रेफरेंस क्या है मतलब नहीं है, ऋणानुबंध क्या है ये पूछो। ऋणानुबंध है मेरा आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन बाकी है, हमारा कोई ट्रांजैक्शन रह गया है, वो ट्रांजैक्शन यानी हमने ऋणानुबंध कर बांध दिया है। मैं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना, ये भी हमारा पहले का कोई ऋणानुबंध था। ऋणानु मतलब बंध मतलब मेरे को आपको ऋण चुकाना बाकी था, आपको भी मेरे को कोई ऋण चुकाना बाकी था, उस वजह से ये निमित्त और उपादान मिले और हम दोनों ने एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किया। अब ये क्वेश्चन आंसर करते हुए जब हम दोनों ही ना राग लाएंगे ना द्वेष लाएंगे तो हमारा ऋणानुबंध कट हो जाएगा। जैसे ही किसी ने राग द्वेष कर लिया, मैंने आपको आंसर दे दिया और आपको गुस्सा आ गया, या मान लो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को गुस्सा आ गया, तो वापिस से नया ऋणानुबंध बन जाएगा, फिर अगली बार करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है उसका, ठीक है। और जहां तक रेफरेंस आता है वो भी मैं आपको देख के बता दूंगा, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट फोकस कर रहा था कि माइंडसेट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए इन चीजों में, जी ठीक है। हाँ ओके, और है थैंक यू सो मच। नहीं और पूछ सकते नहीं हो, मेरे को ये क्वेश्चन बोलना था, क्वेश्चन पूछना चाहिए। नहीं मेरे को एक्चुअली आपने बोला ना कि रेफरेंस का, उसका मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था एक्चुअली। परिवर्तन भी एक अनुप्रेक्षा परिवर्तना वो सब भी होता है, तो हाँ आई वाज हाँ लाइक हाँ उसके बारे में भी डीप में वहां स्टडी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को वर्ड तक नहीं पता था। लाइक आई हैड टू अगेन आस्क, फर्स्ट टाइम राइट सुना नहीं था सही है इसीलिए। सही है, अच्छा डाउट है, हाँ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है पर इसका मतलब हाँ, याद है उसकी तो दिक्कत नहीं है। इसलिए जी जी, हमारा उसकी हम लोग दिक्कत नहीं है। थोड़ा फोकस करके रखते हैं, निपुण रहता है उसको सब याद रहता है, तो आज वो मिसिंग है, मैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाला गाई हूँ, ऐसा है, ठीक है। वो आपको बता देंगे, आप इट्स मेरे को ये डाउट व्हाट्सएप करके रख दीजिएगा, हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रिया जी। हेलो हेलो यस या मैं बोल रही थी, जैसे हमने जानना और देखना, ये हमारे मतलब आत्मा का जैसे स्वभाव होता है, तो एग्जैक्टली मतलब हम जानना और देखना, अब अगर कोई भी चीज है, आज फॉर एग्जांपल हम जैसे अभी हम देख रहे हैं कोई चीज, बट सामने जैसे मान लो कुछ हो रहा है, तो ये तो नेचुरल है कि हम उस पर रिएक्ट तो करेंगे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक हम अभी जैसे बोल रहे हैं कि आत्मा का क्या स्वभाव है कि लाइक जानना और देखना ही आत्मा का स्वभाव है, बट अब हम देख रहे हैं किसी सिचुएशन से हम अगर अपने आप को अटैच नहीं करना चाहते, बट एक ये तो जेन्युइनली एक चीज है कि आज अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है और हम उसको देख रहे हैं, तो हम उससे इफेक्ट तो होंगे ही, और अगर राइट उस टाइम पे हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर वो गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर आप मदद कर रहे हो वो एक अलग चीज है, और एक जनरल सिचुएशन है। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आता है, ये जो आप चीज बोल रहे हो ना, दिस इज नोन एज साइंटिफिक लॉ। अगर आपने साइंस में न्यूटन जी के बारे में सुना है तो बहुत फेमस है, तो न्यूटन के लॉज है, और उसमें एक लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। या वही लॉ को आप शब्दों में बता रहे हो कि मेरे को सामने कोई दृश्य दिख गया, यानी इट वाज एन एक्शन and Okay. I did a reaction. That is what Newton is saying. It is a natural law. It will happen. जो हमारे माइंड में फीड कर दिया गया है कि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन होना ही है। अब हमारे भगवान महावीर का लॉ क्या है, जो सबसे वर्ल्ड रिनाउंड में भी टॉप साइंटिस्ट है, वो क्या बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन व्हेन यू डू नॉट डू रिएक्शन, दैट इज व्हेन कर्म निर्जरा विल हैपन एंड यू विल गेट मुक्ति। So we'll have to tweak the Newton's law little. ये धर्म का लॉ है, धर्म का लॉ है, एक्शन पे रिएक्ट करना बंद कर दो तब आपका धार्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बट नेचुरल ये है, हमारे यहाँ पे भी तो धर्म में से बताया है, हर एक्शन है उसका रिएक्शन आना ही है, स्वाभाविक है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। पर क्या करना है, जैसे ही हम ज्ञान और दृष्टा भाव लाते हैं, वी कॉन्शियसली ट्राई एंड डू कंट्रोल। पहले जो चीजें अनकॉन्शियसली हो रही थी, अब मैं उसको कॉन्शियसली करूंगा, और वो कॉन्शियसली करने का मतलब क्या है, while even reacting I will not get attached either positively or negatively, ठीक है। एक रिएक्शन करना अलग होता है, मान लो आपको गरीब दिख गया, ठीक है, गरीब को उसने आपसे 100 रुपए मांग लिए, आपको दया आ गई, करुणा आ गई, आपने एक्शन के ऊपर रिएक्शन करके 100 रुपए दे दिए। अब उसपे दो सिचुएशन हो सकती है, ये 3 सिचुएशंस आप पकड़ लो। एक सिचुएशन है कि जब उसने 100 रुपए लिए ना, वो बहुत खुश हुआ और बोला, प्रिया जी या मेम साहब आप बहुत धन्य हो, भगवान आपको सुखी कर रहे, आपको ये कर रहे, वो कर रहे, सब सुख दे।
ऐसा उसने बोला और बहुत ओतप्रोत हो गया. दैट इज फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंड जी। सिचुएशन है उसने सब पैसे लिए, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस पैसे जी। लिए और चले गया. चला तीसरा सिचुएशन है कि पैसे लेने के बाद वो बोला, क्या प्रिया जी इतना आपने जो कपड़े पहन रखे, 5,000 का तो सूट पहन रखा है, 10,000 का पर्स लेके चल रहे हो, जी। BMW गाड़ी में आ रहे हो, सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो, बस इतना ही. जी। ये तीनों एक्शंस उसके है. सॉरी. नहीं, अब नहीं, इसके ऊपर यू कैन, इन द फर्स्ट सिचुएशन यू विल रिएक्ट पॉजिटिवली, इन द थर्ड सिचुएशन यू विल रिएक्ट नेगेटिवली, और सेकंड सिचुएशन है जहां उसने इग्नोर कर लिया, वहां पे भी हो सकता है कि हमारा नेगेटिव हो जाए कि इतना जी। करने के बाद भी कुछ नहीं बोला. तो भगवान बोल रहे यही जो अपेक्षा है ना, तू जी। सिर्फ तेरा कर्म करके भूल जा. जी। अगर आप अच्छा कर लेते हो उसके फर्स्ट वाले सिचुएशन में, अगर आप अच्छे से रिएक्ट करते हो उससे हम बोलते हैं राग, और जी। जब आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हो उससे बोलते हैं द्वेष. द्वेष। भगवान बोल रहे दोनों चीज ही नहीं करनी. You have जी। to become into samta. You have to become into samai. For every action, no reaction. Start No becoming neutral. Start becoming indifferent. जी। मेरे को कर्म करना था, ये क्षण में सच्चाई लगी. I have the resources. I gave. It's okay. जी। Done and हाँ, dusted. मतलब बस हमें अपना खाली कर्म करके और हम पीछे हट जाएं. तो कर्तव्य, उसको कर्तव्य. जी, हमें अपना कर्तव्य बुद्धि से सब चीज करनी है. अगर मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज है, उस मोमेंट है आपको सही लग रहा है कर लीजिए. आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने, आपके पति ने, आपके भाइयों ने आपसे कोई चीजें एक्सपेक्ट की है, कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते आपको करनी है, जस्ट डू दैट. बट जी। स्टॉप गेटिंग अटैच्ड टू इट. वी आर नॉट आस्किंग यू नॉट टू डू, नॉट टू रिएक्ट. जी। जब आप संसार की अवस्था में हो तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे एक्शंस पे रिएक्शन करना पड़ेगा, पर रिएक्शन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जुड़ाव कहीं नहीं आए, उसके जी। लिए हमें सिक्योर्ड रहना है. वो है जी। ज्ञाता दृष्टा भाव कि इवन वाइल गिविंग दैट डोनेशन मैं जी। जान रहा हूँ, पहले मेरे को ज्ञान है कि मेरे को जुड़ना नहीं है, और मैं दृष्टा भाव रख रहा हूँ. जस्ट बीइंग अ प्लेन ऑब्जर्वर. जी। दैट इज व्हेन द साधना स्टार्ट्स. और जी, ये धीरे मतलब धीरे बढ़ाना है इस चीज जी, को. यानी हम ऑब्जर्वर और वैसे तो बन के, बट अगर जैसे कोई सिचुएशन आ रही है तो हम हेल्प कर सकते हैं, पर उसमें हेल्प, हम अटैच नहीं हाँ होंगे. हाँ, ऐसे. अटैच नहीं होगे. हेल्प में भी क्या है, देखो दीज आर इनिशियल स्टेजेस ऑफ साधना. जब तक जी. आप आगे नहीं बढ़े, आगे की चीज के लिए मालूम है क्या बोलते हैं कि जी. हेल्प भी नहीं करनी है. अब नहीं लोगों को कर. बोलेंगे हेल्प नहीं करनी है मतलब क्या, लोग उसे गलत समझ लेते हैं. जी. पर हमारा धर्म कितना बड़ा है, यहाँ क्या बताया था, सव भूयप भूयस. करंटली आफ्टर गिविंग डोनेशन यू आर जस्ट हेल्पिंग अ पंचेंद्रिय जीव एंड अ जी. सिंगल जीव. ठीक है, जी. हमारे जी. यहाँ पे बताया गया एकेंद्रिय तक पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव. हमारे यहाँ पे 6 काय बताई गई है. जो जी. साधु संत होते हैं वो मालूम है लाइफ लॉन्ग क्या सोगन लेते हैं कि जी. लाइफ लॉन्ग ये 6 काय के जीव राइट तो फ्रॉम एकेंद्रिय टू पंचेंद्रिय मैं जी. सबको अब है. अभिदान देता हूँ. जी. अभेदान. आई लेट देम गो ऑफ ऑल दी फियर्स कि मैं वॉलेंटरीली जितना मेरे अंदर शक्ति है मैं किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, किसी का जी. एक्सप्लॉइटेशन नहीं करूंगा. तो डोंट यू थिंक दैट इज द उत्कृष्ट फॉर्म ऑफ दया, दैट इज द जी. फॉर्म ऑफ रिएक्शन दैट यू कैन डू. उसमें भी रिएक्शन तो उनका हो ही रहा है ना. तो क्या जी. हमें हमारी रिएक्शन सिर्फ एक जन से सीमित रखनी है या पूरी दुनिया से, पूरे यूनिवर्स से? दैट इज जी. व्हाट रियल धर्म इज. तो वो जी. लोग इसलिए महान करुणा मान दयावान, तो अपन को लग रहा है रिएक्शन नहीं कर रहे, डे इन डे आउट उनका रिएक्शन है. वो सब लोगों को देख रहे, सब लोगों को बांट रहे. हमें भी जी. वैसा बनना है और हमें भी वैसा ही धर्म करना है. या जी, थैंक यू भैया. और जो रेनानुबन वाला आप बोल रहे थे ना भैया, वो मोक्ष मार्ग जो बुक है उसके अंदर रहता है रेनानुबन, जो 4 टाइप्स आते हैं वो ओके दीदी के लिए. जी, उसके ओके अंदर दीदी. 4 हाँ टाइप्स तो वो मोक्ष जुड़ी मार्ग. हुई है रेनू जी. तो ये बता रहे मोक्ष मार्ग करके कोई बुक है, उसमें ये चीज लिखी हुई है, तो आप वो जी. रेफर कर सकते हैं और हम भी और रेफर करके बता देंगे और कुछ अगर. थैंक यू भैया. थैंक यू. यस, नेक्स्ट प्लीज. There is Vimla ji and Shweta ji. Riddhi, are you there? Can you unmute? मैंने विमला जी को अनम्यूट किया. Okay. हेलो. विमला जी आप बोल सकते हैं. हाँ भैया, आवाज आ जय रही. जिनेंद्र. जय विमला बोल जिनेंद्र रही हूँ. जी. ये आज से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन. मेरा एक हम्म क्वेश्चन था कि अपन खाना खाने के बाद में थाली में पानी डाल के जो पीते हैं हम्म. उससे क्या होता है? उससे आप अपने को बताइए, आईएमबी का अब फल तक मिलता है क्या? आईएमएल का फल मिलता है क्या? आपने खुद क्वेश्चन पूछा, आपने ही आंसर दे दिया. आंसर तो आपको पता है इसलिए तो आपने क्वेश्चन पूछा है.
कि नहीं, खाते हैं तो हमने सुना ऐसा आइम्बिल होता का है फल क्या? मिलता है। हाँ, तो अभी लोगों को लगता है कि खाना खाया और ये लिया तो आइम्बिल का फल आपने सुन लिया कि आइम्बिल का फल मिलता है। अब आप पूछ रहे हो एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? इसके हाँ, पीछे हमें ये समझना है, लोगों ने इसको खाली एक प्रोसेस बना दिया है कि हमने धो लिया, पी लिया, मतलब आइम्बिल का फल मिल गया। अब वो क्यों मिल रहा है, उसके पीछे का मालूम है रीजन क्या है? अगर मैंने जो खाना खाया है उसकी थाली रह गई है, जब मैं उसको धो के पीता हूँ तो क्या वो पानी में आपको स्वाद आता है क्या? वो पानी में स्वाद नहीं आता है ना, क्योंकि सब मिक्स हो गया है ना, तेल हो गया, हाँ, ये हो गया है, तो अजीब सा पानी हो जाता है। तो हाँ, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? हमें जो हमने बोला ना, जीव की लोलुपता है, रस की जो हमें अभी इच्छा है, रसनेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है, ये जो हमारी आसक्ति है लालिमाई की, इसको तोड़ना है। तो जब हम उसको पूरा धो के पी लेते हैं तो हाँ, हमारी आसक्ति खाने के प्रति, हमारे हाँ, रसनेंद्रिय के ऊपर विजय ज्यादा हो जाती है। उस वजह से हमारी जो कर्म, उस वजह से एक हमारी कर्म निर्जरा होती है। हाँ, दूसरा ये होता है कि जब आप पूरी थाली को धो लेते हो ना, हाँ, हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप झूठी थाली अगर सिंक में रख लेते हो तो भगवान ने ज्ञान में देख के बताया कि वो जो झूठा का कुछ भी कण रह गया है ना, उसमें हाँ, समुच्चय पंचेंद्रिय और दूसरे जीवों की उत्पत्ति का प्रोबेबिलिटी यानी संभावना हो जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना, रात को कोई भी बर्तन मत रखो। अपने यहाँ तो कल्चर में ही कि रात को झूठे हाँ, बर्तन रखने ही नहीं है, अपन मांज के ही रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आपने झूठा रख दिया तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाएगी। जीव उत्पत्ति हो जाएगी तो यानी आपके कर्म बन जाएंगे। तो जब हाँ, आप इसको पानी से धो के कर रहे हो, तब आपने तेल मसाला सब कुछ साफ कर लिया, यानी आपने उसको हाँ, धो ही लिया एक तरीके से। तो जो यस, जीव उत्पत्ति होने वाली थी, उस वजह से जो हिंसा होने वाली थी वो भी आपकी बच गई। तो वहां पे भी आपने कर्म निर्जरा कर ली। तो ये अच्छा, दो कर्म निर्जरा का जो फल है, वो हाँ, शास्त्रकारों ने इक्वेट करके बता दिया कि भाई तू रसनेंद्रिय पर भी विजय प्राप्त करता है और वो जीवों की भी रक्षा कर रहा है, इससे जो फल मिलेगा और जो आइम्बिल में फल मिलता है वो समान है। इसलिए आइम्बिल जितना फल मिल सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि आपने किस उद्देश्य से किया है। एक इंसान ने ऐसे धो धो के पी लिया, मेरे को आइम्बिल का फल मिल गया, ऐसा नहीं है। रसनेंद्र के विजय का क्या आपका लक्ष्य था क्या? और दूसरा, आपने एकदम सावचेती से उसको धोया क्या कि एक जीव कि किसी को धोने की जरूरत ही नहीं पड़े वो, और उसके में कोई पानी वेस्ट ही नहीं हो। अगर ये चीज हमने की है तो ही जाके आइम्बिल जितना फल मिलेगा, वरना वो न्यूनाधिक अधिक हो सकता है। ओके, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। यस, नेक्स्ट श्वेता जी। रिद्धि, कैन यू प्लीज हाँ अनम्यूट? हेलो अनम्यूट कर दिया। हेलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। मेरा प्रश्न था पहले तो पानी से संबंधित ही है। जैसे जो कल का सेशन था उसमें भी हमने 2 दिन भोजन और उससे संबंधित चर्चा की। उसमें मुख्यतः पानी में जो आजकल हमें नई नई थ्योरीज सुनने को मिलती, कोई कहते हैं कि भोजन करने के पहले नहीं पीना चाहिए, कोई कहते हैं बाद में नहीं पीना चाहिए, कोई 1 घंटे बाद पीने को, या भोजन के दौरान नहीं पीना चाहिए। इस तरह की अनेक थ्योरीज पढ़ने सुनने को मिलती है। बट जैसे अभी जो विमला जी ने प्रश्न किया थाली धो के पीने का, अगर पानी भोजन के बाद पानी पीने से अगर कुछ नुकसान होता तो कभी भी केवली तीर्थंकर इस तरह का धर्म देते ही नहीं कि आप भोजन पीने के बाद पानी पियो। और वैदिक संपदा में भी बगैर पानी के भोजन पे बैठने पे भोजन को ही अधूरा माना गया है। अब पानी लेके बैठना मतलब उसका उपयोग किया जाएगा कुछ ना कुछ, या तो भोजन के दौरान या भोजन के बाद, ऐसा तो है नहीं उसे छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न यही है कि धर्म तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि हमें पानी का उपयोग करना चाहिए, पर आजकल जो थ्योरीज, जो डॉक्टर्स जो थ्योरीज दे रहे हैं उसमें पानी का निषेध किया गया है। अब उसमें वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में एसिड क्रिएट होता है और वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए यहाँ पे? देखो, अप्रोच इसमें दो होती है। एक तो पहले का जो है, आपने बोला कि जैसे आइमिल में धोने का बोला गया, पर क्या आइमिल में ये बोला गया कि पूरी 1 गिलास पानी पीना है आपको या 1 गिलास से धोना है? सिर्फ ये बोला गया कि थाली है उसमें आप धो लीजिए, जितना आपको मिनिमम पानी लगता है कि जिससे पूरा साफ हो जाए उतना ही आपको कंज्यूम करना है। अगर आप वो भाव से कंज्यूम कर रहे हो उतनी मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में जैसे आपने खुद ने बोला, उनने बोला कि खाना इनकम्प्लीट माना जाता है,
पर कहीं पे भी स्पेसिफिकली लिखा है कि वो पानी का प्रयोग किस चीज के लिए करना है। ये हमारा अजम्पशन है, हमारा इन्फ्रेंस है कि पानी के ग्लास रखने को बोली गई है तो शायद पानी उसी टाइम पे धोना है, मतलब प्रयोग करना है या खाने के बाद पीना है। ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है कि जैसे चैट बॉक्स में भी लिखा है, मिली जी ने वही पॉइंट में बोल रहा था कि वो पानी रखा गया है क्या मालूम हाथ धोने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में वॉश बेसिन कम होते थे, राजा महाराजा रखते थे या जो मील्स होते वो भी बैठते थे। और हमारे यहाँ पे यही जो थाली धोने का कल्चर है वो सिर्फ हमारी परंपरा नहीं, मेजरली सब परंपरा में देखा जाता था कि इंसान खुद खाना खाता था, हाथ उसमें ही धो के और उसको ही वापस से यूज कर लेता था। इससे दो तीन चीजें होती थी, एक तो वाटर कंजर्वेशन होती थी, क्योंकि अगर आप बाहर अगर उसको धोगे या कोई बाई इसको धोएगी तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करेगी, तो यू डू अ प्री क्लीनिंग ऑफ सॉर्ट्स। तो हो सकता है वो पानी कंजम्पशन के लिए नहीं था, हाथ धोने के लिए था और मिनिमम कंजम्पशन के लिए था, जो आईएमएल का है। ये एक ऐसा रीजन लगता है। पर जैसा कि आयुर्वेदा में भी है, वो मैक ने ज्यादा रिसर्च किया और मैंने भी जहां तक सुना है, मैं इसमें कंफर्म अभी आंसर नहीं दे सकता, मैं चाहिए तो और रिसर्च करके आपको बता दूंगा। पर साइंस और आयुर्वेदा मानते खाने के पहले तो पक्का नहीं पीना है, आधा घंटा या 1 घंटा जो है उसको अवॉइड कर सकते हो। और खाने के दौरान भी सिर्फ खाने के बाद जो अगर धोने जितना पानी आप उतना ही प्रयोग करोगे तो सही रहेगा। और इसके साथ एक और लॉजिक होता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें दो चीज आती है, हर चाहे आयुर्वेदा का सिस्टम हो, चाहे कोई डॉक्टरी हो, चाहे कोई भी हेल्थ साइंस हो, एक चीज होता है भगवान ने बता रखा है सबके शरीर की प्रकृति अलग होती है। तो आपको ट्रायल एंड टेस्टिंग मेथड होता है ना, ट्रायल एंड एरर, वो आपको करना है। आप पानी पी के देखिए, अगर आपको लगता है कि पानी पीने की वजह से आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है या एसिडिटी बिल्ड कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि पानी पीने की वजह से आपको अच्छा लग रहा है तो आप पानी पीना चालू कर दीजिए। व्हाई डोंट वी ट्राई ऑन आवर ओन सिस्टम्स। जैसे मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि ठंडी रोटी है ना, ठंडी रोटी मत खाओ गैस बन जाती है, राइट। कि अगर रात की ओवरनाइट की रोटी है, ठंडी रोटी है, आप खाओगे उससे आपको गैस बन जाएगी, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। पर मैं मेरा पर्टिकुलरली बताऊं, मेरा और मेरी मम्मी का, हम लोग जब ठंडी रोटी खाते हैं ना एक दिन पुरानी, हमारा पेट उल्टा सही हो जाता है। अचार बोलते कि इतना ऑयली नहीं खाना चाहिए, हम ठंडी रोटी विद अचार लेते हैं तो हमारा पेट उल्टा और क्लियर हो जाता है, और सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स लेते हैं तो हमारा खराब हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एंसेस्टर्स ऑल्सो, आप किस क्षेत्र में रह रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले। सो यू शुड डू ट्रायल एंड एरर विद यू, जहाँ पे भी डाउट है ट्रायल एंड एरर करो, खुद राइट, अपना दैट इज सिस्टम ऑब्जर्व करो। हाँ, वो बेटर है। और इन एडिशन टू, जैसे हम खाने के बाद छाछ पीने की जो प्रथा होती है, अब छाछ में 60, 70, 80% तो वाटर ही होता है, राइट। तो इन वे तो आपने वाटर कंज्यूम किया ही है खाने के बाद। राइट। तो ऐसी कई सारी चीजें, कई सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी होते हैं जो जिनमें वाटर लेवल ज्यादा होता है, तो मतलब खाने के टाइम तो हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, बट फाइन, मतलब जो और आपने कहा धर्म के हिसाब से एक तो आपको टेस्ट करना चाहिए, और धर्म के हिसाब से आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा एक मिसकल्चर बना दिया गया है दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, आपको हर आधे घंटे में पानी पानी के सिप लेते रहने चाहिए। अब ये साइंस ने ये थियोरी को आउट कर दिया है, इट इज नॉट गुड। अभी क्लियरली हमारे धर्म में क्या बोला जाता है, पानी कब लो, जब आपको एकदम एक्सट्रीम प्यास लग रही है ना, और आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि मेरे को पानी चाहिए, तभी लो, और जितना चाहिए उतना ही लो। लोगों की ये भ्रांति है कि मेरे को 2 लीटर पानी पीना चाहिए तो मैं स्वस्थ रहूंगा, नहीं। अगर आपकी बॉडी आधा लीटर ही मांग रही है और आपके फंक्शन चल रहे हैं तो चलने दो, किसी को 4 लीटर भी चाहिए हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके शरीर की एक्टिविटी क्या है, आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या है। सो इट इज नो वन रूल फिट्स ऑल। साइंस की भी थियरी, कोई एक स्टैंडर्ड जनरलाइज रूल नहीं दे सकते, पर ये जितने भी अच्छा आयुर्वेदा में कथन आते अपने यहाँ पे आते, ये जो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना कि जनरल 70-80% पब्लिक को ये एप्लीकेबल है, 10-20% वेरिएशन हो सकता है, वो सब अपना सिस्टम खुद एनालाइज कर ले। हाँ, राइट राइट। एंड इन द सेम वे लाइक डॉक्टर्स तो आजकल डायबिटीज और बीपीज में इंटरमीडिएट मील्स के लिए प्रेफर करते हैं, 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ। बट जब हम धर्म के थ्रू चले तो हम एकाशना बेयाशना करते, तो वहां पे ये सिस्टम नहीं है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम कुछ खाना है। तो ये अगेन जो डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर्स और यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट होएगा थ्रू व्हाट रिसर्च आई हैव डन टिल डेट, इट्स 100% फैक्ट कि जो भी डॉक्टर की रिसर्च है, इट्स ओनली फॉर मनी मेकिंग प्रोसेसेस। मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस एंड थियरीज आर क्वाइट आउटडेटेड और हमारे सिस्टम को इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। एंशिएंट साइंसेस हैव बीन गुड। जो आपकी ये रिसर्च है, मैं आपके साथ ये रिसर्च शेयर करूंगा उल्टी, जहाँ पे जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो भले 1-1, 2-2 घंटे का बोल रहे हैं ना, जिन लोगों ने खाली एकाशने ब्यासने की है,
या इनके जो फूड के कंटेंट है वो ही पूरे चेंज कर दिए है, उससे उनकी डायबिटीज बहुत मात्रा में कम भी हो चुकी है और कितनी लोगों की क्योर भी हो गई है. साइंस सेज डायबिटीज इज एन इनक्योरेबल डिजीज. इट कैन नॉट बी क्योर्ड. It is known as a chronic disease, but there are hundreds and thousands of examples through different techniques. They have cured their diabetes also. They have even cured cancer. वो तो आपने भी सुना होगा, इसका कैंसर ठीक हो गया. कहीं ना कहीं तो आपने किसी ना किसी का तो सुना होगा. पर आप साइंस और डॉक्टर की थियरी लो तो वो बोलते कैंसर क्योरेबल ही नहीं है. तो फिर चमत्कार हो कैसे रहे? So a lot of things come into play. We should not take the doctor's word as the gospel truth. We should always believe in our sciences और खुद एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना चाहिए. और जितना धार्मिक और जितनी सात्विक लाइफस्टाइल करेंगे और सब खेले अपने दिमाग का, हमारा माइंड कैसा रिएक्ट करता है, हम कितने खुद पॉजिटिव और स्ट्रांग है, that will bring the maximum influence. For this diabetes and all, recently हमने भी एक सेशन अटेंड किया था जहाँ पे there's a very famous डॉक्टर का नाम था I think डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित. He has cured more than 70,000 people. He's in he's already in contact with so many people for this diabetes thing. उन्होंने स्पेसिफिक हमारे जैनिज्म का रेफरेंस देकर और बियाशना पे एम्फोसिस देकर उन्होंने ये बताया था उस सेशन में कि इट इज रियली, इफ यू वांट टू लूज वेट, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल ओवरऑल, यू शुड ओनली ईट ट्वाइस अ डे. ये उन्होंने स्पेसिफिक बताया था. उन्होंने बताया था जो डॉक्टर्स और जो लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि डायबिटिक इंसान को हर थोड़ी देर में खाना चाहिए या ये सारा कुछ है, उन्होंने बोला था कि दिस इज ऑल्सो अ मिथ. ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बट जिन्होंने ये नहीं किया है उनके ऊपर भी there has been a vast improvement in their diabetes level as well as their whole lifestyle. So even medical science is giving emphasis on Vyashna, and उन्होंने तो specific Jainism का reference देके ये किया था. So he is in fact consultant for the entire Maharashtra diabetes का जो movement है उसके लिए. Oh, nice. Yeah. Okay, fine. Good research. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिटेशन. जैसे हम मेडिटेशन के वक्त निर्विचार होने की बात कहते हैं, इमोशनलेस होने की बात कहते हैं, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, बट निर्विचार, अगर कोई जीव निर्विचार हो जाए तो जड़ हो जाएगा ना. हमारी पहचान ही विचारता से है. हम विचारहीन है, इसलिए हम, यही हमारी पहचान. जिस दिन मैं निर्विचार हो जाऊंगा वो मृत शरीर के समान. नहीं, ये अलग चीज है. निर्विचार होना, इमोशनलेस होना, ये कोई चीज नहीं बोल रहा है. हमने जो हमारे इमोशंस और निर्विचार है ना, इसकी स्थिति अलग समझती है. देखो, दो चीज होती है, कार्मिक बॉडी होती है, एक एनर्जी बॉडी होती है और एक आत्मिक बॉडी होती है. कार्मिक बॉडी हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस, आत्मिक बॉडी हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस. दोनों के अलग अलग नेचर है. बोलते हैं ना, योग और उपयोग सहित आत्मा है. आत्मा में भी गुण है ज्ञाता और दृष्टा भाव का, और एक कर्मों का लेप भी है. तो जब हम निर्विचार होने की बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं बोल रहे कि कुछ करना है. आज मेडिटेशन में कितनी बार बोला है कि हमें करना कुछ भी नहीं है. जो विचार आ रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो विदाउट गेटिंग अटैच्ड. इट विल ऑटोमेटिकली लूज इट्स इंपॉर्टेंस. अब आपको लगता है कि वो जब चीज चले गई तब हम अजीब हो जाएंगे, ये भ्रांति है. आप जीवित, तो ये एक इसके ऊपर बहुत बढ़िया एक थियरी आई थी. आप जो चीज बोल रहे हो ना, दैट इज 17th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है डकार्ट करके. उसने एक फेमस लाइन बोली थी जिसने साइंस में और सब जगह तहलका मचा दिया था. उसने एक लाइन क्या बोली थी? थ्रू ऑल हिज रिसर्च, आई थिंक, ध्यान से सुना, आई थिंक देयरफॉर आई एम. यानी मैं सोच रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मेरे विचार करने की शक्ति है, इसलिए मैं हूं. जो आपने भी अभी बोला कि अगर विचार है तो मैं जीव हूं, अगर मैं निर्विचार हो गया तो मैं जड़ हो जाऊंगा, अचीव हो जाऊंगा. इफ यू गो डीपली, आप थिंक करते हो, दैट इज व्हाई यू आर, और यू आर, दैट इज व्हाई यू थिंक. बहुत दूर की बात है. आई थिंक देयरफॉर आई एम, और आई एम, दैट इज व्हाई आई कैन थिंक. इट्स अ वास्ट डिफरेंस. यहाँ पे बोला गया यू हैव अ कॉन्शियसनेस. अब तो साइंस भी इस चीज पे आ गई. यू हैव अ कॉन्शियसनेस, उसको आत्मा बोल लो, सोल बोल लो, वो चीज है, लाइफ फोर्स है, वो प्राण ऊर्जा है. वो आपको सोचने की शक्ति दे रही है, वो सोचने का मैकेनिज्म दे रही है.
आप सोच भी सकते हो और थॉटलेस भी हो सकते हो, दोनों पावर आपके हाथ में है। पर दैट इज ओनली अ माइंड, दैट इज ओनली अ मशीन, माइंड इज इक्विवेलेंट टू अ मशीन। पर वो मशीन का ऑपरेटर कौन है? इट डज नॉट वर्क्स बाय इट ओन, वी हैव दैट एंटायर कंट्रोल, जिसे हम चेतना बोलते हैं, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, उसके पास वो कंट्रोल है, दैट इज द पावर हाउस। तो हम जो जीवन चीज बोल रहे हैं कि हम जीव है, वो हमारी आत्मा और उसके चैतन्य के गुण की वजह से है, हमारे मन की वजह से नहीं है। मन थॉटलेस हो गया तो मन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, पर हमारा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। मन का एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस है। तो आप वो वाली थियरी पे हो गए, तो इस चीज को पूरा दिमाग से हटा दिए। थॉट चले गया तो अजीब नहीं है। ये गामा ब्रेन वेव क्या है? ये लोग यही बोलते हैं कि जब ये लोग थॉटलेस वेव में आते हैं ना, तब गामा ब्रेन वेव होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एकदम सही आ जाती है, कि एकदम आत्मिक ब्लिस आता है, बॉडी अपने आप एक केमिकल्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। हर जगह आप देख लो, थॉटलेस, एफर्टलेस अवेयरनेस बोलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बोलते हैं। थॉट्स तो उल्टा सब चीजों को और मल्टीप्लाई कर रहा है। और जब आप थॉटलेस हो जाते हो, इट्स प्लेन साइलेंस। और जो हम बोलते हैं ना ज्ञाता दृष्टा भाव है, हमने क्या लिटरली ले लिया कि मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। साइंस इसे बोलती है इट इज योर कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी एंड द एक्चुअल रियलिटी। हम जो हमारे विचारों से सोच रहे हो ना, उस वजह से हम अज्यूम कर रहे हैं ये रियलिटी है, पर वो रियलिटी नहीं है। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जाके सर्च करना, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सर्च करना, उसमें लिखा हुआ आता है कि ऑल दिस इज परसीव्ड रियलिटी। मेरा जो परसेप्शन है ना, उस हिसाब से मेरे को दिखता है। साइंस से बोलती है मेरे को जो कलर दिख रहा है ना, जो मेरी कलर की अनुभूति है, और आपकी जो कलर की अनुभूति होगी ना, वो अलग होगी, क्योंकि हम दोनों हमारे परसेप्शन से देख रहे हैं और हर जन का परसेप्शन अलग है। और ये परसेप्शन के पार भी एक रियलिटी है, विच इज अ यूनिवर्सल रियलिटी, विच इज अ यूनिवर्सल फील्ड। तो जब हम इसको बोलते हैं ना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जब हम इसको भेद देते हैं, जब हमारी परसेप्शन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, when we stop identifying ourselves by our body and by our mind alone, that is when you enter into a new field altogether। वहां की रियलिटी अलग होती है, जिसे हम बोलते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में क्या है, उसको एक सिंपल एनालॉजी से समझ लीजिए। कांच है, कांच के ऊपर धूल जमी हुई है, और फिर आप उसके ऊपर अपना चेहरा देखोगे तो आपको आपका चेहरा एक अलग टाइप से दिखेगा। पर जैसे ही पूरी धूल हट जाती है, आपको एक नया चेहरा दिखेगा। सिर्फ नया चेहरा नहीं दिखेगा, वो कांच में जो चीज दिखनी है उसका सही यथाख्यात रूप दिखने लग जाएगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे बोल रखा है, आत्मा है वो सर्वगुण संपन्न है, यानी केवल ज्ञान है उसके पास। उसके ऊपर कर्मों का आवरण है धूल जैसा, जो हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। जैसे ही ये कर्मों का आवरण हटता है, यू एंटर इनटू ओनली ज्ञान एंड दर्शन, ज्ञाता दृष्टा भाव, वेरिन यू आर एक्सपीरियंसिंग द ट्रू लाइफ। हम अजीब नहीं उठते, उल्टा एक एक्सपीरियंस एक्सपैंड हो जाता है। जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, सब व भूय भूय स, नाउ योर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज ओनली लिमिटेड टू योर बॉडी एंड सम पीपल अराउंड यू। बट धर्म एंड इवन साइंस नाउ सेज यू कैन एक्सपैंड योर फील्ड ऑफ रियलिटी। क्या आप पेड़ को भी आपकी तरह महसूस करने लग जाओगे, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी आपकी तरह महसूस करने लग जाओगे, आपकी फील्ड इंक्रीज हो जाती है। वो फील्ड जब इंक्रीज हो जाती है, यहाँ बैठे बैठे आपको लगेगा कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं कॉस्मोस हूँ। और उसके लिए ये साधना की जाती है। तो हम निर्जीव नहीं होते, उल्टा और सजीव बन जाते हैं। हमारी ट्रू लिविंग एग्जिस्टेंस हमें मालूम पड़ती है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन। Yes. जैसे जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं, से आपने आंख बंद की, कुछ सेकंड बाद ही शरीर के अलग अलग अंगों पांगों में या तो खुजली चलने लगेगी, या फिर कहीं हाथ दुखने लगेंगे, पैर दुखने लगेंगे, या किसी न किसी अंग में कोई ना कोई पीड़ा उत्पन्न होने लगती है जी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे कैसे उबरा जाए? सेकेंडली, अगर किसी को रोग ही है, से किसी के पैरों में कुछ तकलीफ है, किसी गर्दन में कुछ तकलीफ है, सीधा नहीं बैठा जा रहा है, तो ऐसे केस में हम फिर कैसे आगे कंसंट्रेट करके आगे बढ़ सकते हैं? तो इसमें ये ऑलरेडी मैंने पहले के सेशन में सेम चीज डाउट में भी नहीं, इनफैक्ट मेरे प्रेजेंटेशन में बताई थी ब्रेन वाले सेक्शन में। आपके लिए वापस से इसको रिपीट कर दूंगा। इसके लिए एक एनालॉजी दी थी जब हमने ध्यान किया था, तो हमें एक बहुत बढ़िया एनालॉजी मिली थी गरम तवे की। तो आपने वो सेशन सुना नहीं शायद, डीमिस्टिफाइंग ब्रेन का, उसमें लिया था कि गरम तवा है, ठीक है। अब मान लो अगर गरम तवा है, आपको उसको ठंडा करना है, तो आप क्या करते हो? जब आप पानी का छिड़काव करते हो उसके ऊपर, जैसे आपने पानी छिड़का तो आप जानते हो शू शू करके आवाज आती है और पानी इवेपोरेट हो जाता है, राइट? नाउ व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज द तवा इज हॉट, यू आर pouring cold water and there's a difference of temperature between these two.
द शुड़ वाली आवाज वो कब बंद होगी? when the तवे का टेम्परेचर and the water temperature becomes the same, right? So you are giving a contradicting output या influence to a गरम तवा. गरम को आप ठंडा सप्लाई कर रहे हो, पर जब तक गरम को गैस सप्लाई होती है ना, फ्यूल होती है, तब आपको कोई आवाज आती है क्या? जैसे आपने आग लगाया, बर्नर लगाया, तब तवा कुछ रिएक्ट करता है क्या, आवाज करता है क्या, या वो आग में से कोई आवाज आती है क्या? नहीं आती है ना. वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, गरम और गरम, पॉजिटिव और पॉजिटिव है. ठीक है. नाउ रिलेट दिस टू ध्यान. व्हेन यू आर सिटिंग फॉर ध्यान, व्हाट यू ट्राई एंड डू, यू ट्राई एंड गेट योर बॉडी इनटू कंट्रोल. बॉडी जिसको हिलने डुलने की आदत है उसको आपने स्टैटिक कर दिया. माइंड जिसको भटकने की आदत है इतने सिर्फ ये जन्म नहीं, इतने जन्मों से, उसको आप बोल रहे हो एक ही चीज पे फोकस करना है, स्थिर रहना है. सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर माइंड एंड योर बॉडी. सेकेंडली हम इसको बोलते हैं जो पानी का छिड़काव है ना, वो धर्म के छिड़काव के जैसा होता है. जैसे आप धर्म का छिड़काव करने की कोशिश करते हो बाय सिटिंग इनटू मेडिटेशन, बाय कंट्रोलिंग योर बॉडी एंड माइंड, your mind does not like to be controlled because of past karmic bondage. So then it starts reacting because our body and mind is garam and dharam is that thanda jal. Once you start doing that, reaction happens. तो जैसे उसमें शुड़ आवाज आई ना तवे में, हमारे इधर क्या होता है, उसको ये बोलते हैं खुजली आएगी, या पेट दर्द होएगा, या आपका बदन टूटने लग जाएगा, छींके चालू हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी. These are all reactions. But now tell me one thing. Once you sit for meditation, only 5 minutes में ये चीजें चालू हो जाती है. But once you go and watch a movie for 3 hours, तब भी आप एक ही पोजीशन में स्ट्रेट बैठे रहते हो ना, बिना हिलत डुलत के. पर तब हम पूरा 1-1, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लेते हैं. तो तब हम नहीं पूछते. तो here you have to analyze कि मेरी सेम बॉडी 3 घंटे अगर मूवी में एक साथ बैठ पा रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ये बॉडी 5 मिनट में क्यों रिएक्ट करने लग जाती है? So once you start linking it with this analogy, you get to know जो मूवी देख रहे हो वो गरम आग की दर है. You are getting a positive and a positive supply only. जिसे हम बोलते हैं भोग वासना है. Mind likes that भोग वासना. तवा likes that आग. वैसे हमारा माइंड को भी चाहिए भोग वासना, विकार, पंच इंद्रिय, 23 विषय, 240 विकार. So at that time it does not react. But as soon as you start doing any धर्म क्रिया, it will start reacting. तो ये एक प्रोसेस से डिफरेंट नहीं होना है, ये तो होना ही है. पर इट इज अ इंडिकेटर कि आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, आपने जो एक्टिविटी की है वो सही है. और दूसरा है जो आप बोलो पेरिनियल प्रॉब्लम ही है कि मेरे पैर में ही दर्द है, कुछ दर्द है, तो वो एक क्रोनिक प्रॉब्लम आई है. उसको भी हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो आई तो कोई ना कोई कर्म की वजह से है, या कर्म नहीं समझ रहे तो आप प्रेजेंट डीड ही समझ लो, आपके लाइफस्टाइल एक्शंस की वजह से है. वो चीज हो रही है तो कोई बात नहीं. अगर आपके नहीं बैठा जा रहा है, यू कैन ऑलवेज ओपन योर लेग, और जब भी कंफर्टेबल होता है आप उसको वापस से रिट्रैक्ट कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जो हमारे एक जन ने पूछा था कि कमर झुक जाती है, कोई बात नहीं, कमर झुक जाए, पर जब भी आपको याद आता है उसको वापस से सीधा कर लीजिए. जितना आप सहन कर सकते हो उतना कर लिए कंफर्टेबल वे. बट द मेन थिंग इज नॉट रिएक्टिंग टू एनी अदर थिंग. दर्द हो रहा है तो दर्द में ना मेरे को दुखी होना है ना सुखी होना है. और यही दर्द की जगह अगर मेरे को कोई खुशी की फीलिंग आ रही है मेडिटेशन में, तो मेरे को कुछ भी नहीं करना. आई जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, प्लेन ऑब्जर्वेशन. ठीक है. जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मेडिटेशन इज टू डू नथिंग, हमें कुछ नहीं करना है. क्या था दृष्टा, उसकी चरम सीमा हो गई. पर फिर जब हम कहते हैं आंखें बंद करो, नासिका को पे ध्यान दो, अपनी कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो, फिर हम क्रियाओं पे आ गए. हम कुछ कर रहे हैं. यही तो आपको बताया. स्लाइड, लास्ट स्लाइड आपने गौर से नहीं देखी. लास्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा, इंग्रेडिएंट्स of meditation. What are we talking about? Ingredients. We are telling meditation automatically happens, but कोई भी चीज happen करने के लिए you have to follow a certain process ना. इतनी बार मैंने प्रेजेंटेशन में क्या बोला, अगर आपको फूल उगाना है, फूल उगाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. फ्लावरिंग विल हैपन, बट फॉर फ्लावरिंग टू हैपन आपको वो सॉइल तो चाहिए, आपको पानी तो चाहिए, आपको सनलाइट तो चाहिए, आपको फेंसिंग तो चाहिए कि कोई दूसरा आके जब ये प्लांट उग रहा है तो कोई एनिमल आके उसको तबाह नहीं करे. ये चारों पांचों चीज आपको करनी पड़ेगी ना. ये चारों पांचों चीजों को जब आपने हैंडल कर लिया, आपने उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, फ्लावरिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन. सिमिलरली इफ यू वांट मेडिटेशन टू हैपन ऑन इट्स ओन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस 4-5 थिंग्स. वही 4-5 थिंग्स तो इंग्रेडिएंट में लिखा. जैसे आपको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए,
और फेंसिंग चाहिए, वैसे ही हमारे मेडिटेशन के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? फर्स्ट इज बॉडी, मेरे को बॉडी के पोस्चर्स को सही करना पड़ेगा। सेकंड है माइंड, आई हैव टू कंट्रोल माइंड, और माइंड की जो इनपुट्स है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड के नेचर को समझना पड़ेगा। थर्ड इज इमोशंस विच स्टार्ट इम्पैक्टिंग, एंड फोर्थ इज एनर्जी, जिसको हमने बोला सांस। ये चारों इंग्रेडिएंट्स इफ यू हैंडल इट परफेक्टली, अगर आपने इसको हैंडल करना समझ लिया, इनको अपने राइट फ्रेम में कर लिया, ध्यान अपने आप हो जाएगा, अंदर का ज्ञान अपने आप फूटेगा। इसलिए तो हमारे शास्त्र में क्या बोलते हैं, ज्ञान फूटता है, ज्ञान आता नहीं है, ज्ञान फूटता है। अगर आपने बड़े महापुरुषों का वर्ड देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं, ज्ञान अंदर से फूटा। अच्छा टेल मी, ये जो शास्त्र अपन पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र क्या है? भगवान को ये शास्त्र किसी ने बताए थे क्या? भगवान ने ये शास्त्र अपन को बताए। भगवान वॉज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, महावीर भगवान, वो खुद अपनी साधना की गहराइयों में आगे बढ़े, उनके अंदर से ज्ञान फूटा। He whatever he saw through his केवल ज्ञान, he said it in some few words which the Gandhar contemplated and made the Shastras for us, right? तो वो सेम टेक्नोलॉजी हमारे पास भी तो अवेलेबल है। शास्त्र से तो हमारे क्या रेडी अवेलेबल है, तो हम लोग रेडी विजडम ले रहे हैं। आप चाहते हो खुद से आ जाए तो आप खुद बैठो, अंदर से ज्ञान फूटेगा। बट फॉर दैट यू हैव टू हैंडल दिस प्रोसेसेस। आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी, आपको माइंड, इसलिए हमने माइंड के कितने सेशंस लिए, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, सप्लाई लाइंस को कैसे कट किया जाए। हमारे यहाँ पे इसे 5 इंद्रिय 23 विषय 240 विकार बताए, संज्ञाएं बताई। तो इसलिए धर्म का अध्ययन करना पड़ता है कि पहले मैं इफेक्टिव फेंसिंग करूं कि मेरे को बाहर वाला कोई भी आके डिस्ट्रॉय नहीं करे। तो फिर माइंड का अपना रोल होएगा, उसको भी मैं कैसे डील करूं, माइंड से, इमोशन से कैसे डील करूं। बॉडी का बताया कि बॉडी में ये पोस्चर्स करो, ये आसन करो तो डील होएगा। और फिर हमारी जो सांस है उसको भी आप संभाल लो, ध्यान ऑटोमेटिकली होएगा, ज्ञान भी ऑटोमेटिकली होएगा, दर्शन भी ऑटोमेटिकली होएगा। यू हैव टू डू नथिंग बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स फॉर दीज अदर सुपीरियर थिंग्स टू हैपन ऑन इट्स ओन। ठीक है, गॉट द आंसर। थैंक यू फॉर द टाइम। इट्स टू लेट, मैं ज्यादा टाइम नहीं चलेगा तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। देयर आर गुड डाउट्स, ऐसी क्यूरियोसिटी मेंटेन रखो, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेते रहो तो अच्छा होएगा लाइफ में। और so keep asking such questions, yeah? Okay, thank you. Yes, sorry थोड़ा इसका explanation long हो गया। If anyone still has doubts, they can raise their hand or put it in the chat box. I'll wait for 30 seconds or 1 minute more, फिर हम लोग सेशन को क्लोज कर देंगे। Why we rub hands and put on face? अच्छा, गिरीश जी पूछ रहे हैं। तो देखो गिरीश जी, ये जो रब हैंड्स है, ये चीज तो जो प्रक्रिया आई है हम लोग ने, तो जैसे आपको बोला कि जब हम लोग ध्यान कर लेते हैं, वंस वी स्टार्ट रबिंग आवर हैंड्स, तो बोला जाता है हीट एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। और ध्यान में एक चीज बोला जाता है कि हमारे बॉडी से जो एनर्जी फ्लो होती है वो 2 मेजर पॉइंट से होती है। एक हमारे पाम से होती है और एक हमारे पैर का जो है, फीट है, पक्तलियों का पार्ट है। यहाँ से एनर्जी फ्लो बहुत बाहर जाता है। तो जो भी हमने पॉजिटिव एनर्जी जेनरेट की है ना, वो हाथों के थ्रू और पैरों के थ्रू बाहर होती है। यही रीजन है कि जब हम महापुरुषों के पैर जाके क्यों छूते हैं, पैर में भी निपुण ने बताया था स्पेसिफिकली हम थंब छूते हैं। थंब क्यों छूते हैं? क्योंकि थंब से सबसे ज्यादा एनर्जी का आउटफ्लो होता है और पूरे पैर में भी होता है। तो हमने पैर छू लिया तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमको मिल गई। दूसरा, आप देखोगे कोई भी इंसान जब मंगल मैत्री देता है, आशीर्वाद करता है, तो क्या बोलता है? हाथ दिखाता है, खुश रहे, जीते रहे। तो क्या करता है? हाथ से एनर्जी निकलती है, इसलिए वो हाथ दिखाते हैं। तो दीज टू आर एनर्जी आउटपुट पॉइंट्स। जब हमने ध्यान किया तो हमने हमारे अंदर एनर्जी को क्रिएट किया। जब आप दोनों हाथ को मिला लेते हो, वो आप एनर्जी को कंजर्व कर लेते हो आपके अंदर ही, और उसको फिर आपके फेस पे और यहाँ पे अप्लाई कर लेते हो, तो ताकि थोड़ा एनर्जी मिल जाए। ये एक पॉसिबल रीजन है। दूसरा, आप हीट जनरेट करते हो, एकदम से आंख खुलती है हीट की वजह से, अच्छा लगता है। पर जहां तक अगर आप डीप ध्यान में जाना चाहते हो, जो हमने हमारे गुरुजी और इनसे सीखा है, उसमें ये करने की भी जरूरत नहीं होती है। ये जो हाथ मसलना है, आंख पे लगाना है, यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग। बस ऐसे ही बैठे रहो, ध्यान में मग्न हो जाओ तो भी चलेगा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। पर क्योंकि लोगों को थोड़ा आंख खोलने में और इसमें प्रॉब्लम होती है, तो वी एडवाइस, प्रारंभिक स्टेज है ना, वी हम स्टार्टिंग लेवल पे, सो फॉर द जनरल पीपल वी डू दिस। पर आगे जाके आप तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से ध्यान करते हो, मैंने देख रखा है वीडियोस में, तो आपके लिए तो ये प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। फाइन सर, फाइन, थैंक यू। थैंक यू।
यस, रेनू जी का हाथ उठा हुआ है। रेनू जी, आपका कोई डाउट है? जी सॉरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। एक्चुअली बहुत लेट हो गया, बट एक्चुअली वो स्टमक के रिलेटेड अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि स्टमक तक जाती है करके, वो मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, बट उसका ऑब्जर्वेशन कुछ पता नहीं चलता। आई वाज लाइक मैं आपको प्रोसेस ही पूछ लूँ उसका क्या है। नहीं, वो ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन का भी होता है, जाती है वो, मैंने बोला ना सब पर्सन में जाती है, क्योंकि किसी का ऐसा पार्ट ही नहीं है कि जिसके नहीं जाती हो, सबकी पेट तक जाएगी, तो ये अपना पेट का सिस्टम पूरा चलता है और वो वापस से ऊपर आती है, तो साइंस है। पर अगर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो। ऑब्जर्व इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया है ना, आपके सोने का टाइम हो गया है, तो माइंड इतना फोकस नहीं है, तो पकड़ नहीं पा रहा है, या हो सकता है खाना कुछ हैवी खा लिया है, तो ज्यादा पेट ब्लोट नहीं हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल कॉज है। पर डरने की बात नहीं है, सांस अंदर जा रही है। जैसे जैसे ध्यान थोड़ा और होएगा ना, बोलते हैं ना कि नाइफ, ध्यान क्या है, नाइफ की तरह है। नाइफ जितनी ज्यादा शार्प होगी ना, उतनी ज्यादा डीप जाके एनालाइज कर पाएगी। तो अभी हमने चालू किया है, नाइफ को थोड़ा शार्पन किए जाओ, ज्ञान से, ध्यान से। जैसे जैसे नाइफ शार्पन होगी, अंदर अंदर के और डीप रहस्य सामने सामने आने लग जाएंगे। तो टेंशन की बात नहीं, आ जाएगी। कल ऑब्जर्व कर लेना, दिखेगा पेट बाहर निकलते हुए। और नहीं नहीं आ रहा है तो थोड़ा डीप डीप सांस लेने की कोशिश करो। हम बोलते हैं डीप ब्रेथ लो, एकदम सीधे बैठ जाओ और 2-3 एकदम डीप ब्रेथ लो। 100% जो आप हाथ रखोगे ना, थोड़ा तो आगे आएगा ही आएगा, हाँ ये तो गारंटीड है। और इसमें भी दो चीज होती है, हाथ जो है ना, हाथ जब आप ध्यान कर रहे हो, हाथ कभी भी डाउनवर्ड फेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाथ, आपने देखा होगा कोई भी ध्यान में या तो ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं, पर अपवर्ड ही होता है, अपवर्ड। अपवर्ड अगर हाथ होता है, इसके पीछे भी साइंस है। मैं बोला ना, बॉडी पोस्चर्स के लिए पूरा अलग सेशन लेना पड़ेगा, इतना मैटर है। शॉर्ट में है कि जब ये ऊपर रहता है ना, तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली डीप जाती है। तो आपको घर पे अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करके देखना, 10 मिनट मेडिटेशन हाथ नीचे करके देखना, आप देखोगे आपकी सांस है ना, वो यहाँ छाती तक ही आके रुक जाती है। आपके पेट पे भी जाएगी, पर मेन जो बढ़ेगा ना, वो आपकी छाती आगे बढ़ेगी। पर जब आप हाथ ऊपर रखोगे ना, तब आप देखोगे छाती की जगह आपका पेट ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये सिंपल सिंपल आसन होते हैं, एक हल्के से आसन की वजह से हमारी ब्रेथ इतनी आपकी डीप हो आवाज जाती है। नहीं आ रही। अभी आ रही है? अभी आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पे तो सब लोगों को आ ही रही है क्लियर। आपके उधर कोई वॉइस प्रॉब्लम हो गई होगी। अभी आ रही है आपको रेनू जी? हाँ हाँ, तो बस यही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। आप हाथ ऊपर करके ध्यान कीजिएगा और कल ऑब्जर्व कीजिएगा, आएगा। और फिर फीडबैक जरूर शेयर करना, हैंड्स डाउन और हैंड्स अप वाली श्योर। मूवमेंट का, ठीक है? उसका मैंने एक्चुअली कर रखा है। अब कर रखा है ना, मैं तो फर्क, और जी एक कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। हम लोग जब रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, हम्म जो 21 पॉइंट्स होते हैं रेकी में, हम्म उसके अंदर हम लोग हाथ बॉडी पार्ट्स पर रखते हैं, तो उसके अंदर तो हम नीचे हाथ रखते हैं। मैंने हाँ कभी ये दोनों में डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया है, बट वो भी ध्यान हो रहा है वहां पर भी। जैसे सपोज हम लोग उस वक्त अपने सातों चक्रा पर हाथ रखते हैं, या लेग्स पर हाथ रखते, फेस पर हाथ रखते, सब जगह, ताकि बॉडी जनरेट हो, उसके अंदर पावर्स जनरेट हो, इसीलिए रखते हैं। बट हाथ हाँ। तो उल्टे रखते हैं उसके अंदर। नहीं, हाथ और उल्टे अभी नहीं रख रहे, जैसे अभी बताया ना कि हाथ से एनर्जी बाहर जा रही है और पैर से भी एनर्जी बाहर जा रही है। तो पहले आपने साधना करके एनर्जी को बिल्डअप किया, अब वो एनर्जी बाहर जाने की जगह या तो आप खुद को एनर्जाइज कर सकते हो, या कोई दूसरा इंसान है। ऐसे तो सब जो इंसान ठीक करते हैं वो हाथ नीचे करके ठीक करते हैं ना। महाराज साहब भी अपन को आशीर्वाद देते हैं तो अपने ऊपर हाथ रखते हैं ना। तो कोई एनर्जी थोड़ी ना गया, खुद की एनर्जी बिल्डअप है। खुद की एनर्जी बिल्डअप करनी है तो ऊपर रखो। माँ 5 मिनट्स में और सो रही हूँ। एनर्जी बिल्डअप करके किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके ऊपर रखना ही पड़ेगा, या दूर से भी कर सकते हो, ऐसा है। Yeah. ठीक है। Yeah, I'll observe that in. यस, और किसी को डाउट है? आई एम वेरी हैप्पी, इतने डाउट होने के बाद भी 40-50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे।
तो बहुत बहुत धन्य हो आप सबकी क्यूरियोसिटी को कि आप लोग अपनी नींद छोड़ के दूसरों के डाउट से लर्न करने की जिज्ञासा रखें। ऐसी जिज्ञासा आप सब मेंटेन रखें, इससे हमको भी काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये मत सोचिए हमें परेशानी होती है, मेरे को तो बहुत मजा आता है डाउट सॉल्व करने में। डाउट है कोई भी एंड तक पूछ सकता है, ये सेशन नहीं हुआ तो भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, जिसको भी प्राइवेटली मेरा और उन दोनों का नंबर दिया गया है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन व्हाट्सएप आल्सो। इन लोगों को यहाँ पे पूछने में कोई दिक्कत आती है तो ठीक है। आई गेस अब और कोई डाउट्स नहीं बाकी है। रिद्धि, किसी का हैंड रेस है क्या रिद्धि? और यहाँ पे तो नहीं, दिख आई रहा है। थिंक अभी तो किसी का भी नहीं है, और चैट बॉक्स सो में भी आई सब थिंक हो गए हैं, तो आई हाँ, गेस सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो यस, सभी से बहुत बहुत क्षमा याचना और जय जिनी। यस सॉरी, मेरा कनेक्शन चले गया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और क्षमा याचना। शुभ रात्रि।